नमस्कार। एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत आज फिर से हम लोग 8 क्लास की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर देख रहे होंगे। और इस एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत हम लोग वो सारे चैप्टर्स, वो सारे टॉपिक्स आपके लिए लेके हैं जो अपकमिंग यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके इस चैप्टर नंबर 5 का हेडिंग है जब जनता बगावत करती है। और मूलतया इस चैप्टर में आपको जो 1857 का महाविद्रोह है उसकी कहानी दी गई है। आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। पहली लाइन देखेंगे क्या लिख रखा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। उस समय भारत में कौन से अंग्रेज रूल करते थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी रूल करता था। उसका कालखंड आपको 1848 से लेकर के 1856 तक माना जाता है। और इस व्यक्ति ने अपनी दुष्टता में एक नया नियम, एक नया कानून लेकर के आया जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को हिंदी में बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इस दुष्ट व्यक्ति ने भारतीय राजाओं के लिए क्या नया नियम कानून बना दिया कि अगर किसी भी भारतीय राजा का कोई नेचुरल हेयर नहीं है, कोई प्राकृतिक वारिस नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसके राज्य, उसके टाइटल को गोद लिए हुए बच्चे को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और आपको क्या किया जाएगा कि उसके राज्य का अधिग्रहण ब्रिटिश जो कंपनी है वो कर लेगी। ठीक है। इसके अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट राज्यों का इसने क्या किया? विलय किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में, जिसका कोड एज सच आप सूजना के तौर पर जान सकते हैं। इसने एस से सतारा को मिला लिया अपने में, यू से उदयपुर को मिलाया, जे से झांसी को मिलाया जिसकी कहानी हम लोग देख रहे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, एन से नागपुर को मिलाया और ए से अवध को मिला लिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि आपको इन चारों को तो प्राकृतिक नेचुरल हेयर न होने के कारण मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। हाउएवर अवध के उस समय के जो राजा थे, वाजिद अली शाह नवाब थे, उनके बहुत सारे नेचुरल हेयर्स थे, तो उनके राज्य को आप एस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं ला सकते थे। हाउएवर आपको अवध राज्य में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहता था जिसका नाम आपको आउट्रम था। इस नाम को भी पूछा जाता है एग्जाम में कि 1856 में आपको कौन सा ब्रिटिश रेजिडेंट आपको अवध साम्राज्य के अंतर्गत रहता था? तो आउट्रम था। इस आउट्रम ने कुप्रशासन की या मेल एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत की ईस्ट इंडिया कंपनी से, और कुप्रशासन के बहाने के आधार पर इन लोगों ने क्या किया है कि अधिग्रहण कर लिया है अवध के साम्राज्य का। ठीक है। बहरहाल फिर से हम लोग यहां आते हैं तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई ना, इनके हस्बैंड थे गंगाधर राव साहब। इस नाम को आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे, गंगाधर राव। और इनके हस्बैंड से जो इनकी शादी हुई है ना, तो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। इनके पति की मृत्यु हो जाती है और जिस पुत्र को ये गोद लेती हैं उसको नेचुरल हेयर चूंकि वो नहीं थे, इसीलिए उसको मान्यता अंग्रेज नहीं देते हैं और बोलते हैं कि झांसी के राज्य का विलय क्या करना होगा, हमको अपने राज्य में करना होगा। और उसी के बाद झांसी की जो रानी है वो विद्रोह कर देती है। इनका वास्तविक नाम क्या था? मनु था। कंगना रनौत की एक मूवी भी आ रखी है मणिकर्णिका, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद, जो पति थे उनका नाम क्या था एग्जाम में पूछते हैं, गंगाधर राव साहब, और वो चाहती थी कि गोद लिए हुए बच्चे को क्या किया जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मान्यता दे। हाउएवर उनको डिनाई कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि 1857 के महाविद्रोह के समय ना एक एक अंग्रेज को इस चीज का जिम्मा दिया गया था कि एक एक जगह पर आपको विद्रोह का दमन करना है। और झांसी का जिम्मा जिस अंग्रेज को मिला था उसका नाम ह्यूरोज है। और झांसी की रानी की वीरता से प्रभावित होकर के उसका एक स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर है। ह्यूरोज बोलता है कि लड़ने वाले सारे विद्रोहियों में एक लौती मर्द झांसी की रानी थी। राइट, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ब्रेव थी। और लड़ने वाले अंग्रेज का नाम आपसे एग्जाम में पूछते हैं
तो उसका नाम ऐसा सच आपको पता होना चाहिए, ह्यू रोज था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम जानेंगे, मनु था वास्तविक नाम, इसके अतिरिक्त जानेंगे इनके पति का नाम गंगाधर राव और किस अंग्रेज से इनका पाला पड़ता है, तो ह्यूरोज से। और ह्यूरोज का स्टेटमेंट भी याद रखेंगे कि सारे विद्रोहियों में संभवतः यही आपको क्या थी, मर्द थी। ठीक उसी प्रकार पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कहने का मतलब गोद लिए हुए बेटे कौन थे, नाना साहेब थे। नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वो मृत्यु के बाद उनको मिलने लगे। हाउएवर यहाँ दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्र की बात है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हम लोगों ने देखा कि इन सारी चीजों को डलहौजी ऑथराइज नहीं करता है, और नाना साहेब की भी पेंशन रोक दी जाती है, जिसके कारण ये कानपुर में आपको क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। ठीक है, नाना साहेब और उनके एक सहयोगी थे तात्या टोपे, और इसके अतिरिक्त तात्या टोपे साहेब का वास्तविक नाम आपसे पूछ देता है एग्जाम में, तो ये जानेंगे कि तात्या टोपे साहेब का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछता है, नाना साहेब के सहयोगी कौन थे, तात्या टोपे साहेब थे, इनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। और वहीं नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था होंधु पंत। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक रानी लक्ष्मीबाई का, दूसरा नाना साहेब का। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रखा है कि अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में ईस्ट इंडिया कंपनी चूर थी, और वो क्या करती है कि इन निवेदनों को ठुकरा देती है। कहने का अर्थ ये कि किसी भी गोद लिए हुए बेटे के प्राधिकार को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी वहां के एक्चुअल राजा हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य का अधिग्रहण क्या कर लिया जाएगा, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लिया जाएगा। और दत्तक पुत्र को ना तो हम क्या करेंगे, टाइटल ट्रांसफर करेंगे, और ना तो उनको कोई पेंशन वगैरह हम दे रहे होंगे। अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। ठीक है, और इवन 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी था, अभी हम लोगों ने देखा 1848 से लेकर के 56 तक ये व्यक्ति रूल करता है, वो ऐलान करता है कि बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा, दिल्ली में कहीं और छोटी मोटी जगह पर बसा दिया जाएगा। और 1856 में जो नया गवर्नर जनरल बनता है कैनिंग, वो बोलता है कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, अगले किसी व्यक्ति को हम क्या करेंगे, मुगल बादशाह के तौर पर ऑथराइज नहीं करेंगे, अगले किसी बादशाह को हम मान्यता प्रदान नहीं करेंगे, हमारे लिए बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह है। और आप सोच करके देखिए कि 1775 में बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था, डेट मीन्स 1857 की क्रांति के समय इस व्यक्ति की आयु 82 वर्ष रही होगी, और 82 वर्ष का एक आयु वाला वृद्ध व्यक्ति कितने दिन ही जिंदा रहेगा। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों की दुष्टता थी, वो मुगल साम्राज्य की लेगेसी को खत्म करना चाहते थे, और उसके बिहाफ पर अपनी स्वयं की सत्ता पूरे भारतवर्ष में स्थापित करते थे। उसके अगले में देखेंगे तो ये तो राजाओं के दुखी होने का कारण दे रखा है, जैसे झांसी की रानी और आपको नाना साहेब की कहानी, या आपको मुगल बहादुर शाह जफर की कहानी। किसान और सैनिक भी काफी दुखी थे। किसान इसलिए दुखी थे, जमींदार इसलिए वो दुखी थे क्योंकि उनसे भारी भरकम लगान और कर वसूली किया जा रहा था। वहीं जो भारतीय सिपाही थे ना, वो अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण आपको परेशान थे, और कई नए नियम ऐसे थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। धीरे धीरे करके भारतीय जो सिपाही थे उनको भी अंग्रेजों ने रुष्ट कर रखा था। जैसे एग्जाम में पूछते हैं कि डाक घर अधिनियम किस वर्ष लाया गया है, तो डाक की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी डलहौजी ही माना जाता है, रेल की तरह। और डाकघर अधिनियम 1854 का है, और इस अधिनियम के तहत जो भारतीय सिपाही थे ना,
उनको भी क्या करना पड़ता था, अब स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी अगर पत्र वगैरह लिख करके उनको अपने घर तक पहुंचाना है तो। और उस समय की क्या कॉमन मान्यता थी सिपाहियों के मध्य कि भाई हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही काम कर रहे हैं, आप भारतवर्ष में हमको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो मेरे पत्र फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे परिवार तक पहुंचे, ये इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, न कि आपको इसके लिए मेरे से भी आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लेना चाहिए। ठीक है, उसके अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है कि उस समय बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उस समय की धार्मिक मान्यता ये थी कि अगर आपने खारे पानी को क्रॉस किया, समुद्र को क्रॉस किया ना, तो आप धर्म विमुख हो जाएंगे, आपको धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। तो सिपाहियों के मन में ये भावना भी थी कि अगर हमको धर्म से ही बाहर कर दिया जाएगा तो ऐसा पैसा किस काम का, और बहुत पैसा हमको अंग्रेज दे भी नहीं रहे, और एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे तरफ से डाकघर अधिनियम जैसे एक्ट के द्वारा हमसे पैसा निकाल ले रहे हैं। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला और उन्होंने इसको इनकार कर दिया इस नियम को फॉलो करने से, और इसके कारण उनको सख्त सजा भी दी गई। 1824 में एग्जाम में आपसे पूछते हैं कहां विद्रोह हुआ है, जहां की कहानी दे रखा है, तो बैरकपुर में यह विद्रोह हुआ था। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलेंगे ना अपनी कॉपी में तो दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज देखिए बैरकपुर का नाम यहां पर नहीं दे रखा है, और कौन सी रेजिमेंट में विद्रोह हुआ था, तो 47 NI में विद्रोह हो रखा था। ठीक है ना, एग्जाम में पूछेंगे 1824 का जो विद्रोह था सिपाहियों का वो कहां पर था, तो वो था आपको बैरकपुर में। किस NI में था, तो 47 NI में था। और विद्रोह का कारण सच क्या था, तो विद्रोह का कारण ये था कि हम लोग समुद्र पार नहीं करेंगे, खारे पानी को क्रॉस करके किसी दूसरे जगह अनिश्चित खतरों से जूझने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक ऐसा ही एक विद्रोह 1806 में भी हुआ था सिपाहियों के मध्य वेल्लोर में, और यहां पर हुआ था विद्रोह धार्मिक चिन्हों को पहनने से रोकने पर। जैसे किसी सिख बंदे को आप देखेंगे ना तो वो जान दे देगा लेकिन पगड़ी नहीं छोड़ेगा अपनी, ठीक है ना, इतने धर्म परायण सिख भाई होते हैं। तो राइट, तो उस आदमी को अगर आप बोलेंगे ना कि आपको पगड़ी पहनते हुए आप ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व नहीं कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति विद्रोह करेगा ही करेगा। एग्जाम में पूछे 1806 का सैनिक विद्रोह कहां पर, वेल्लोर में, किस रीजन से, धार्मिक चिन्ह की मनाही करने के कारण, और आगे जाकर के जॉर्ज बार्लो नाम से एक व्यक्ति था जो इस विद्रोह को दबाता है। तो ऐसे छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे इस देश में। हाउएवर 1857 में एक महाविद्रोह इन्हीं सारे कारणों को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भड़क जाता है। उसके अगले में देखेंगे कि यही 1806 1824 के विद्रोहों से डर करके 1856 में कंपनी एक नया कानून बनाती है, और इसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में भर्ती होगा, नौकरी करेगा, तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार उसको जाना पड़ेगा, चाहे उसको हम कहीं पे भी अपने किसी भी उपनिवेश में लड़ने के लिए भेजें। अगला देखेंगे कि बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। मान लीजिए घर के दो भाई हैं, एक व्यक्ति भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में चला गया, एक भाई अभी भी किसान है, तो यहां तो आप हम मेरे ऊपर अनाप शनाप कानून लगा करके हमको परेशान कर रहे हैं, और वहीं मेरे भाई से आप अनचाहा कर, बहुत ज्यादा कर वसूल करके परेशान कर रहे हैं। तो इस कारण भी ओवरऑल भारतीय समाज में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फैल गया। उसके अगले में देखेंगे 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। और इस जो ईसाई मिशनरियां थी ना, ये इतनी दुष्ट थी ना कि भारतीय जो भी स्थानीय देवी देवता थे उनके मजाक उड़ाते थे। जैसे झारखंड के आदिवासियों के जो भी देवता हैं, ठाकुर देव हो गए, मरांग बुरु हो गए, इनका मजाक उड़ाया जाता था और उनको जीसस क्राइस्ट के सामने निकृष्ट दिखाया जाता था। देखेंगे तो ये पैटर्न अभी भी कहीं ना कहीं देश के बहुत सारे हिस्सों में चोरी छुपे ये खेल चल रहा है। और उस समय भी ईसाई कंपनियां ये काम कर, मिशनरियां ये काम करती थी, और इन्हीं सारी एक्टिविटीज को, इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए ना
इवन 1850 में एक नया कानून भी बना दिया गया है जिसमें बोला गया कि ईसाई धर्म को अगर कोई अपनाएगा तो वो और आसान बना दिया गया, और प्रावधान ये था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले के जैसा ही रहेगा। इस 1850 के एक्ट को कौन सा एक्ट कहा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लैक्स लॉसी एक्ट कहा जाता है, या इसको धार्मिक उत्तराधिकार अधिनियम कहा जाता है। ईयर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो 1850 हो गया। और चूंकि भारतीय समाज में माना जाता था, धर्म शब्द का शाब्दिक मायने होता है धारण करना, जो भी आदमी अपने कर्तव्यों का अच्छे से निष्ठावान रह के पालन कर रहा है वो धार्मिक व्यक्ति है। और अगर कोई सा भी व्यक्ति धर्म विमुख हो जाता था तो उसको उसकी जमीन वगैरह सीज कर ली जाती थी, उस गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, समाज उसका बहिष्कार कर देता था। हाउएवर 1850 में इसी लैक्स लॉसी एक्ट को ले आकर के अंग्रेज बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म अपनाता भी है ना तो पुरखों की संपत्ति उसकी एज सच प्रिजर्व रहेगी, उस पर उसी का एक अधिकार बना रहेगा, और उसको अन्य भारतीय समाज के तरफ से कोई प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। इस एक्ट का नाम चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ दिया है, लैक्स लॉसी एक्ट। तो बोलते हैं कि भारतीय समाज धार्मिक इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा जागृत रहता है, और ऐसे भारतीयों को अगर उनके धर्म को आप निकृष्ट बताएंगे और अपने उस धर्म को आप अच्छा बताएंगे जो ऐसा भारतीयों के धर्म से कम तो 2000 साल पुराना तो है ही, कम से कम 2000 साल नया तो है ही, और तब भारतीयों के मन में इस चीज को लेकर के द्वेष उत्पन्न होता है, और तब हम लोग क्या करते हैं कि इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। उसके अगले में यहाँ पर एक कहानी लिख रखी है, जो कहानी वगैरह सच एग्जाम में नहीं पूछेंगी, लेकिन एक किताब का नाम लिख रखा है, वो किताब आपको जाननी चाहिए कि 1857 के रिवोल्ट के समय महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे साहेब एक किताब लिखते हैं, और उस किताब का नाम है माझा प्रवास। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको जानना है, विष्णु भट्ट गोडसे कौन सी किताब लिखते हैं, माझा प्रवास, या ऐसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सी किताब 1857 के महाविद्रोह की पृष्ठभूमि के ऊपर है, तो किताब का नाम होगा माझा प्रवास। और वैसे ये भी जानेंगे कि किस शायर ने 1857 के रिवोल्ट को अपनी आंखों के सामने देखा, तो मिर्जा गालिब है, दिल्ली। एक ऐसे ही कहानी लिख रखा है, इससे कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन यहां पर नहीं रखा हुआ है। हाँ, एक ये खबर फैल गई जिसके कारण भी सेना में, सिपाहियों में इनके खिलाफ रिवोल्ट हो गया। खबर ये फैल गई कि राइफलों में जो इस्तेमाल होने वाली कारतूस है उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। ठीक है। अब भारतीय समाज में मुख्यतया या तो हिंदू हैं 80% और 12-13% मुसलमान हैं। उस समय भी लेट से मान लेते हैं कि वही कंपोजिशन रहा होगा। तो गाय क्या है, हिंदुओं के लिए पवित्र है, और उस समय जो कारतूस इस्तेमाल में लाए जाते थे ना, बंदूक की गोलियां इस्तेमाल में लाई जाती थी, उनको दांत से आपको खींचना पड़ता था, राइट। और गाय आप लोगों को पता होगा कि हिंदुओं के लिए पवित्र है, तो गाय की चर्बी कोई हिंदू नहीं अपने मुंह में लगा सकता है। और सुअर आपको मुसलमानों के लिए निकृष्ट माना जाता है, हराम माना जाता है, तो अगर वो हराम है तो उसके मांस को भी कोई सा भी मुस्लिम क्या करेगा, अपने मुंह में नहीं लगाएगा। ठीक है ना। तो ये भी तात्कालिक एक कारण था जिसके कारण सेना में महाविद्रोह होता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1857 के महाविद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो ये ही था। और बड़ा कारण है सर, देखेंगे तो सारे के सारे रीजंस जितने हम लोग देखे वो सारे के सारे बड़े रीजंस थे। तात्कालिक कारण ये था कि राइफल की जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी के लेप का आपको खबर फैल गई। अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे, इसको भी समझेंगे। अवध के बारे में हम लोगों ने देखा ना कि सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर का जो विलय किया गया, वो चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से सही भी कहा जा सकता है कि राजा का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। हाउएवर जो आपको अवध के नवाब था वाजिद अली शाह, उसकी बहुत सारी वैद्य संतानें थी, ठीक है ना। तो अब वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगता था, तो वहां पर इन लोगों ने कुप्रशासन के आधार पर क्या कर दिया, उनको अपने साम्राज्य में, अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। और सेना में उस समय माना जाता है कि लगभग 50% आपको सिपाही
कहाँ के थे, इसी अवध क्षेत्र के थे। तो मेरे राजा को अगर आप परेशान करोगे ना, बाकी जगह हम आपको जीत के देंगे, लेकिन हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में क्षेत्रीयता भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, तो मेरे क्षेत्र के मेरे स्थानीय राजा को अगर आप परेशान करोगे तो इसके कारण भी मेरे मन में असंतोष होगा। उसके अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत कर दी। कहां शुरू हुआ था ये विद्रोह? मेरठ में। कब? तो मई 1857 में। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे ना कि नरेंद्र भाई मोदी भी ना जब भी अपने चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं ना, तो मेरठ को वो प्रमुखता देते हैं। उसी वहां से या वहीं आसपास की जगहों से वो अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है, राइट, कि जितना इंपॉर्टेंट वो था उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे प्रोस्पेक्टिव से हमारा इलेक्शन कैंपेन है। और जिस तरीके से उस क्रांति, उस महाविद्रोह ने क्या किया, अंग्रेजों के शासन को हिला के रख दिया, ठीक वैसे ही देश में अगर सुशासन लाना है तो हम क्या कर रहे होंगे, यहां से अपनी कहानी शुरू करने होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके पहले एक मंगल पांडे साहेब थे जो बलिया जिले के थे। वो क्या करते हैं ना कि 24 मार्च 1857 को बैरकपुर में ये व्यक्ति पोस्टेड थे और 34 एनआई के मेंबर थे। 34 एनआई के मेंबर होने के साथ एग्जाम में क्या पूछेगा, मंगल पांडे कहां के रहने वाले, बलिया के। कब इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया? 24 मार्च 1857 को। किस कंपनी में ये पदस्थापित थे? तो 34 एनआई में पदस्थापित थे। और इन्होंने विद्रोह के अंतर्गत क्या किया है कि आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर हियरसे को इन्होंने गोली मार दिया। इसीलिए, और इनको बदले में क्या किया, अंग्रेजों ने पकड़ के तोप वगैरह से उड़ा दिया। इसीलिए अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि 1857 के महाविद्रोह का पहला शहीद कौन था, तो मंगल पांडे साहब थे। ठीक है, और डेट 24 मार्च। इसके ठीक एक महीने बाद 24 अप्रैल को क्या होता है ना कि थर्ड एनआई कहां पर पदस्थापित थी? तो इसी मेरठ नामक जगह में ये लोग भी विद्रोह कर देते हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ। और 9 ऑफ मई 1857 को अंग्रेज क्या करते हैं ना कि इन लोगों को बड़ी बड़ी सजा इंश्योर करते हैं कि तुम लोगों ने 90 लोगों ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया है और तुम सारे लोगों को हम क्या करेंगे, बड़ी कठोर सजाएं देंगे। हाउएवर जो बागी सिपाही थे ना, अपने क्या करते हैं, सहयोगियों को छुड़ा लेते हैं, उनको सजा वगैरह नहीं देने देते हैं। इसीलिए डेट देखेंगे यहाँ क्या लिख रखा है, मई 1857। एग्जैक्ट डेट एग्जाम में पूछे तो पूछते हैं चूंकि, तो 9 मई 1857 को जो थर्ड एनआई है उसने विद्रोह किया है। और 2 दिन बाद ये लोग आपको मेरठ से आगे बढ़ करके 2 दिनों में, मेरठ देखेंगे दिल्ली के आसपास ही है, तो 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना राजा नियुक्त कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे फैक्ट्स जितने हम बोल रहे हैं, जितनी चीजें यहाँ लिख रखे हैं, उनको चाहे तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको नहीं अगर एज सच रिकॉल कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा थोड़ा बैक करके देखिए। तो मेरठ से ही शुरू हुआ है। अगर एग्जाम में पूछे कि महाविद्रोह किस जगह से शुरू होता है, तो आपको मेरठ से शुरू होता है, उसको नोट डाउन कर लेंगे। यही देखिए क्या लिख रखा है कि मार्च 1857, चूंकि 24 मार्च को ये रिवोल्ट करते हैं, मंगल पांडे साहब जो बैरकपुर में 34 एनआई में पदस्थापित थे, अपने ऑफिसर पर हमला करते हैं और हियरसे को गोली वगैरह मार देते हैं। इनको फांसी पर चढ़ाया जाता है और इसीलिए इनको पहला, आपको क्या कहा जाता है, 1857 के महाविद्रोह का पहला आपको शहीद कहा जाता है। ठीक है, और फिर वही 9 मई डेट लिख रखा है यहाँ पर। अगर एग्जाम में पूछे कि किस तारीख को ये रिवोल्ट प्रारंभ हुआ, तो 9 मई 1857। 24 मार्च को ही विद्रोह किया था मंगल पांडे साहब ने, और 29 मार्च को क्या किया गया कि एज सच इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो भी हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि
एक व्यक्ति के करने से एक कोई महाविद्रोह खड़ा नहीं हो सकता है। महाविद्रोह प्रारंभ हुआ है 9 मई 1857 को। कहीं ना कहीं इस महाविद्रोह को इनिशिएट करने में आपको मंगल पांडे साहब के महाबलिदान का भी योगदान था। सिपाहियों को पता चलता है मेरठ में कि वहीं बैरकपुर में हमारे किसी सहयोगी के साथ अंग्रेजों ने हमला किया है, और भारतीय उद्वेलित हो जाते हैं। 2 दिनों में ये क्या करते हैं ना, देखिए क्या लिख रखा है कि 10 मई को ये क्या करते हैं, मेरठ की जेल पर धावा बोलते हैं और अपने बंद सिपाहियों को वहां से आजाद कर लेते हैं। दिल्ली की तरफ ये बढ़ते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश का शासक ये सौंपना चाहते थे। ऐसा भी बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर, जो कि 82 वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, नेतृत्व को संभालना नहीं चाहता था। 82 ईयर्स का आदमी अनलेस अंटिल वीर बाबू कुंवर सिंह टाइप ब्रेव व्यक्ति ना हो, वो एज सच बहुत एक्टिवली युद्ध वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। हाउएवर बहादुर शाह जफर को धमकी दिया गया कि बोलो भैया, तुमको अगर मरने से डर लग रहा है ना, तो अंग्रेज तो बाद में मारेंगे, हम तो अभी के अभी मार देंगे। तुम्हारा एक सिंबॉलिक महत्व है, एक सांकेतिक महत्व है देश में। मुगलों ने बहुत समय तक आपको देश के विभिन्न हिस्सों पर क्या किया है, कब्जा किया हुआ था, शासन किया था, तो तुम लीड करोगे, तो इसके कारण एक प्रशासनिक एकता आ सकती है। 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर के ये निकलते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे कि वास्तविक जो सत्ता थी, जो सेनापति था वहां पर, वो बख्त खान नाम से एक व्यक्ति था। बहादुर शाह जफर की उम्र इतनी ज्यादा थी ना कि वो व्यक्ति कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो बादशाह था ना, वो अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं था। लेकिन सिपाही भी इस चीज को अड़ जाते हैं कि भाई, मौत से तुमको डर लग रहा है तो अंग्रेज तो बाद में मारेंगे, हम लोग अभी के अभी मार देंगे। और अंतोगत्वा जबरन महल में वो घुस जाते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं। उसके अगले में देखेंगे कि बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग अंततः माननी पड़ी है और उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया कि ठीक है, छोटे छोटे राजा हम लोग इंडिविजुअली तो अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यूनाइटेड हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को इस देश से भगा सकते हैं। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कलेक्ट करिए, संघ बनाइए, संगठित होइए, और तब अंग्रेजों का जो व्यक्ति भी, जो स्थानीय राजा जिस क्षेत्र में सक्रिय है, जहां भी उसकी सत्ता स्थापित है, वो अपने तरीके से अंग्रेजों का विद्रोह के खिलाफ विद्रोह करे, उनको मार भगाने का प्रयास करे। उसके अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है। नाना साहेब का कहां पे ये रहते थे, कानपुर में। कानपुर के पास बिट्ठूर नाम से एक जगह थी वहां, तो इसलिए कानपुर भी एग्जाम में पूछते हैं, बिट्ठूर भी पूछते हैं। इनका एक्चुअल नाम हम लोगों ने देखा ही, एग्जाम में पूछते हैं क्या था, तो धोंदू पंत था। और वहीं रामचंद्र पांडुरंग नाम था तात्या टोपे साहेब का। उन्होंने भी सेना इकट्ठी की, और रीजन इनके पार्टिसिपेट करने का क्या था, इनकी पेंशन वगैरह रोक दी गई थी। ये खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं, क्योंकि मराठा थे तो ये खुद को पेशवा घोषित कर देते थे। और पेशवा का पद जो है सो कि वो कैसा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के आने वाले शासकों के लिए वो प्रधानमंत्री था। अष्ट प्रधान जो शिवाजी का बना हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री की पोस्ट था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने को मराठा ये घोषित करते हैं और वो ये भी ऐलान करते हैं कि वो कानपुर या उसके आसपास की जगहों में बहादुर शाह जफर साहेब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके गवर्नर हैं। वहीं लखनऊ में वहां के नवाब थे वाजिद अली शाह, और उनके बेटे बिजरिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो ये अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लखनऊ की गद्दी से किसको हटाया गया, तो नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया, और अंग्रेजों ने हटाया ये। और किसको सत्ता फिर विद्रोहियों ने सौंप दी है, तो इनके बेटे थे बिजरिस कद्र को। नवाब वाजिद अली शाह का नाम और एक जगह आप जानेंगे, कथक डांस को प्रमोट करने के लिए व्यक्ति जाने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये इतने आलसी थे, इतना इनमें नवाबी शौक भरा हुआ था कि जब अंग्रेज इनके किले पर कब्जा करने के लिए आते हैं, लोग बोलते हैं कि नवाब साहब भागो, अंग्रेज जो है सो कि आपको पकड़ने आ रहे हैं।
और ये इतने आलसी व्यक्ति थे, इतने ये नवाबी, इतने खर्चीले व्यक्ति थे, आलसी व्यक्ति थे कि ये जवाब देते हैं कि भागने को तो हम भाग जाएं, लेकिन मेरा जो जूता पहनाने वाला नौकर दिखता है वो अभी नहीं दिख रहा है, और बिना जूता पहने हम कैसे भाग सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि कहाँ तो मेरी गर्दन कट रही है और फिर भी हम अपना जूता पहन करके भाग सकते हैं। कथक डांस को प्रमोट करने के लिए वाजिद अली शाह को जाना जाता है, और कथक इंडिया के 8 क्लासिकल डांस में से एक है, और नॉर्थ इंडिया का इकलौता ऐसा डांस है जिसको कि आपको क्लासिकल डांस का दर्जा भारत सरकार ने देखा है। इनके बेटे बिजरिस कद्र को नया नवाब बनाया गया, उनको उनका नाम नोट डाउन करेंगे, जिनकी माँ का क्या नाम था, बेगम हजरत महल, ठीक है ना। और 1857 की क्रांति जब असफल हो जाती है तो बेगम हजरत महल नाना साहेब के साथ क्या करती हैं, वो नेपाल की तरफ पलायन कर जाती हैं। अंग्रेज अगर पकड़ लेंगे वो हमको मार डाले। माँ का नाम देखिए क्या लिख रखा है, बेगम हजरत महल। तो वाजिद अली शाह को हटाने के बाद अगर लखनऊ में किसने नेतृत्व किया विद्रोह का, तो यही बेगम हजरत महल ने किया। और ये भी मार्क करेंगे कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, और उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर के अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि नाना साहेब के सेनापति कौन, तात्या टोपे, और झांसी के युद्ध में इन्होंने क्या किया है, रानी लक्ष्मीबाई को भी सपोर्ट किया है। और ये भी जानेंगे कि एक भारतीय के द्वारा दिए गए धोखे की तात्या टोपे अंतोगत्वा अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिए जाते हैं, राइट। और दो के बारे में हम लोगों ने देखा ही कि जो बेगम हजरत महल है या जो नाना साहेब हैं वो अंतोगत्वा नेपाल की तरफ पलायन कर जाते हैं। फैजाबाद के एक मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, वो भविष्यवाणी करते हैं कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। अब तो खैर फैजाबाद जगह रह नहीं गई, अब तो जगह का नाम क्या है, अयोध्या है, भगवान राम की धरती। और अयोध्या नाम इसलिए क्योंकि उस राज्य ने कोई युद्ध नहीं हारा था। एग्जाम में पूछते हैं कि अयोध्या के आसपास किस व्यक्ति ने लीड किया, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लीड किया। हाउएवर ये व्यक्ति मूलतया मद्रास का रहने वाला था, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और जिस तरीके से शोले मूवी में शोले मूवी में जिस तरीके से भारतीय पुलिस ने गब्बर सिंह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, ठीक वैसे ही इस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर भी 50,000 रुपयों का इनाम अंग्रेजों ने रख रखा था। एग्जाम में दोनों बातें पूछते हैं कि आपको अयोध्या या फैजाबाद में किसने लीड किया, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब ने किया। मूलतया ये कहाँ के रहने वाले थे, तो मद्रास के रहने वाले थे। और इनके ऊपर कितने का इनाम घोषित किया था अंग्रेजों ने, तो 50,000 रुपए का किया था। बरेली में कौन लीड करते हैं, तो बख्त खान करते हैं, और वो लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी लेकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं, और इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति वो साबित होते हैं। बिहार के मामले में तो हम सारे लोगों को पता है कि बीर बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में जगदीशपुरी आरा के शासक अंग्रेजों से लोहा लेते हैं, और इस काम में इनकी मदद कौन करते हैं, तो इनके भाई छोटे भाई अमर सिंह करते हैं, जो इनकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक छापा मार पद्धति के द्वारा या गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के द्वारा भी युद्ध को आपको आगे संचालित रखते हैं। कंपनी का पलटवार। अब एक समय तो ऐसा था जब कंपनी को लगने लगा कि इस देश से हमारा बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा। उस समय जो ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहा था उस व्यक्ति का नाम है कैनिंग, और उसका एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि कुछ भारतीय वफादार राजा और जमींदार नहीं रहते ना, तो हमारा इस देश से बोरिया बिस्तर सिमट गया होता, और ये लोग जो है हमारे लिए तरंग अवरोधक का काम करते हैं। इन्वायरमेंट वालों पढ़ते होंगे ना कि समुद्री तट के आसपास अगर आप अच्छे पेड़ लगा देंगे मैंग्रोव जैसे, तो अगर कोई सुनामी या कोई बड़ी समुद्री लहर आएगी ना, तो उसका पहला जो धक्का है ना उसको झेलने का काम वो पेड़ करेंगे, नहीं तो हम लोगों को उस धक्के को झेलना पड़ेगा। हमारे शहरों में हमारे गाँव में जन तबाही होगी, उसके अतिरिक्त संपत्ति का नुकसान होगा। इसीलिए बोला जाता है इन्वायरमेंट में कि कम से कम समुद्री इलाकों में आपको ठीक ठाक वेजिटेशन, ठीक ठाक वनस्पति को मेंटेन करना चाहिए। ठीक वैसे ही कैनिंग का एक स्टेटमेंट है
कि ये जो भारतीय राजा महाराजा थे, वैसे राजा महाराजा जो हमारे प्रति वफादार थे, वो अगर नहीं होते तो हमारा बोरिया बिस्तर सिमट जाता। और वो तरंग अवरोधक का काम करते हैं। कोई बड़ी तरंग जैसे आती है, उसको पहली बार अगर रोक लिया जाए तो उसकी क्षमता, उसकी शक्ति कम हो जाती है। सेम थिंग वाज एप्लीकेबल हियर। उसके अगले में देखेंगे क्या लिख रखा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कहां से हुई है? तो हुमायूं के किले से हुई है। हुमायूं का, सॉरी पार्डन मी, हुमायूं का किला नहीं, हुमायूं के मकबरे से हुई है। और हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो ये दिल्ली में है, वहीं ये व्यक्ति छुपा हुआ था। और इसकी वाइफ बेगम जीनत महल डर करके बता देती है कि वहां पर ये छुपा हुआ है। और अंतोगत्वा क्या किया जाता है? बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी जाती है। और इनको निष्कासित कर रंगून या बर्मा आपको भेज दिया जाता है। ठीक है ना? रंगून या बर्मा में इनको भेज दिया जाता है। गिरफ्तारी कहां से? हुमायूं के मकबरे से। इसकी सूचना पर? बेगम जीनत महल के सूचना पर, जो उनकी पत्नी भी थी। और इसलिए वो ऐसा काम करती हैं क्योंकि उनको अंग्रेज डराते धमकाते हैं। उनको पकड़ लिया जाता है, उनकी आंखों के सामने बेटों को गोली मार दी जाती है। और अंतोगत्वा क्या किया जाता है? तो अंतोगत्वा उनको आपको रंगून भेज दिया जाता है, बर्मा में। ठीक है? इनकी वाइफ का नाम एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, जो कि जीनत महल है। तात्या टोपे के बारे में देखिए क्या लिख रखा है कि ये मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे हैं। छापामार युद्ध के लिए एक तो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह का नाम आता है और दूसरे तात्या टोपे साहब का नाम आता है। हाउएवर ये क्या करते हैं ना कि इनको एक भारतीय की गद्दारी के कारण सोते समय पकड़ लिया जाता है और इनको मार दिया जाता है। उसके अतिरिक्त अंग्रेज क्या करते हैं कि वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर देते हैं कि जो भी हमारे प्रति जमींदार वफादार रहेगा उसकी जमीन वगैरह हम एक्वायर नहीं करेंगे, उल्टे उनको और जमीनें हम अलॉट कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों पर मुकदमा चलाए बिना या मुकदमा चला करके फांसी पर लटका दिया गया। तो एक डर का माहौल पूरे उस देश में बना दिया गया, जिसके कारण भी महाविद्रोह क्या हुआ, कहीं ना कहीं दब गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को दो चीजों से इस देश में फायदा हुआ। 1850 के दशक में इस देश में आपको अंग्रेज रेलवे लेकर के आए। रेलवे के सहारे आप रसद को या अपने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से, बहुत सुगमता से क्या कर सकते हैं? मोबिलाइज कर सकते हैं। और तार के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि एक जगह की बात दूसरी जगह तक आ सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन वगैरह को शेयर कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, बहादुर शाह जफर अपने आप में एक शायर व्यक्ति भी था। उनका एक शेर आप लोगों ने सुना होगा कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ठीक है? अक्सर इस शेर को बहादुर शाह जफर से जोड़ करके देखा जाता है। हाउएवर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि ये शेर उनका लिखा हुआ नहीं है। कोई एक अकबराबादी नाम से शायर थे जो इन पंक्तियों को लिखते हैं और समवेयर ये पंक्तियां बहादुर शाह जफर के जीवन से मैच कर जाती हैं और इसीलिए लोग भ्रमवश इसको मान लेते हैं कि ये बहादुर शाह है। हाउएवर बहादुर शाह जफर भी बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिखते हैं। अच्छे शायरों में से आपको गिना जाता है। एग्जाम में अगर ये पूछे कि कौन सा मुगल बादशाह अच्छा शायर था, तो ये खुद बहादुर शाह जफर था। दिल्ली के किले में कभी अगर आप जाएंगे ना, दिल्ली के लाल किले में, तो वहां बहुत सारी इस व्यक्ति की आपको लाइंस वगैरह ऐसा देखने को मिल रही होंगी। ठीक है? तो ये चीजें थी। उसके अगले में क्या है देखेंगे। विद्रोह के बाद के साल। अब ठीक है, अंग्रेजों ने महाविद्रोह को दबा दिया, बट उनको भी लगा कि बहुत सारी गलतियां हम लोगों ने अभी तक कर रखी हैं। ईस्ट इंडिया, चूंकि अमेरिका जैसा बड़ा उपनिवेश मेरे हाथ से जा चुका है और अब इंडिया जैसी सोने की चिड़िया अगर हमारे हाथ से निकल गई तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस देश पर शासन खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली भारत को रूल करने लगता है। देखिए क्या लिख रखा है कि विद्रोह के बाद क्या सेफ्टी मेजर्स लिए गए। ब्रिटिश सांसद ने 1858 में एक नया कानून, एक नया एक्ट लाया
और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। वो मार्क करेंगे। उसको सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और उस परिषद को क्या कहा गया? इंडिया काउंसिल कहा गया। कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक मंत्री है वो भारत मंत्री कहलाएगा, लेकिन वो चूंकि इंग्लैंड में रहता है उसको भारत की चीजें बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो दैट मीन्स उसको ज्यादा सपोर्ट लगेगा। उसको प्रशासनिक सहायता के लिए इंडिया काउंसिल का गठन कर दिया गया। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय का ओहदा दे दिया गया और उसको इंग्लैंड के राजा रानी का प्रतिनिधि भी घोषित किया गया। एग्जाम में पूछे कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था या भारत का पहला वायसराय कौन था, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 1857 के महाविद्रोह के समय कैनिंग रूल कर रहा था, तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल भी वही या भारत का पहला वायसराय भी वही। डलहौजी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि 1848 से लेकर के 56 तक ये व्यक्ति रूल करता है। हाउएवर महाविद्रोह 57 का है और 57 में कौन रूल करता था? तो कैनिंग करता था। देश के सभी शासकों को भरोसा दे दिया गया ना कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दी गई। एक चीज क्या समझ में आया अंग्रेजों को कि महाविद्रोह का सबसे बड़े कारकों में से डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, वो नीति अब समाप्त कर दिया गया और बोला गया कि जो भी लोग हमारे प्रति अगर कोई से भी व्यक्ति ये है वफादार है कोई राजा महाराजा, तो उनके राज्य को कभी भी हम क्या करेंगे? अधिग्रहण उनका नहीं करेंगे। उनके दत्तक पुत्रों तक को भी हम टाइटल वगैरह ट्रांसफर करने देंगे। और इवन बघाट और उदयपुर अंग्रेज अधिग्रहण करने के बावजूद उनके मूल शासकों को वापस लौटा देते हैं। तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से दो राज्य थे जिसको अंग्रेज पुनः क्या करते हैं? उनके मूल शासकों को लौटा देते हैं, बघाट का राज्य और उदयपुर का राज्य। ठीक है। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। उसके पहले माना जाता था 1857 के महाविद्रोह के पहले कि 1:5 के रेशियो में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, जिसमें एक हिस्सा यूरोपियंस को रिप्रेजेंट करता है और 5 हिस्सा इंडियंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक यूरोपीय सेना में है तो फिर 5 आपको उसके कारण क्या होगा? इंडियंस होंगे। हाउएवर इस रेशियो को चेंज कर दिया गया 2:5 में। अब हर 5 भारतीय के ऊपर 2 यूरोपीय था, राइट? तो अब ज्यादा यूरोपियंस को सेना में भर्ती किया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाने लगे। हम लोगों ने देखा था कि सिपाहियों में से 50% अवध के सिपाही थे। उनको जब लगा कि कुप्रशासन के आधार पर अगर आप मेरे राजा को परेशान करेंगे, उनका राज्य हड़पेंगे, तो इसके कारण असंतोष फैला और तब अंग्रेजों ने नया एक डॉक्ट्रिन दिया लड़ाकू जातियों का कि कुछ जातियां लड़ाकू होती हैं, कुछ जातियां नन लड़ाकू होती हैं। तो आज से हम लड़ाकू जातियों में से ही सेना में भर्ती करेंगे। और वो कौन लोग थे? तो गोरखा, सिख और पठान। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति पर बड़े पैमाने पर जब्त कर लिया गया। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों को लगता था कि ये मुसलमानों की कॉन्स्पिरेसी है और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को बड़े पैमाने पर गया। हाँ, एक फैक्ट यहां दे रखा है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैल रहा था ना, उस समय कहां किस देश में और एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था? तो ये चीन है। और इस विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी मार्क करेंगे। ताइपिंग विद्रोह किस समय का है? तो 1850 के दशक का है। 1850 से 8 के दशक के मध्य अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों की धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का वो सम्मान करेंगे। ठीक है, 1829 का सती प्रथा एबोलिशन एक्ट है जो रेगुलेशन संख्या 17 के द्वारा पारित किया गया। सती सिस्टम को खत्म करने में राजा राम मोहन राय साहेब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
राजा राम मोहन राय। और किस व्यक्ति ने इस चीज के लिए को एक्सेप्ट किया? तो ये एक्सेप्ट करने वाला विलियम बेंटिक था। ठीक वैसे ही 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहेब के प्रयासों से क्या हुआ, फलीभूत हुआ। हाउएवर भारतीय समाज को लगता था ना कि भारतीयों के नियम कानून रीति रिवाजों में अनावश्यक जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। अपने रीति रिवाज हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये दोनों चीजें जो प्रोग्रेसिव मूव थी, उनको भी अंग्रेजों ने छोड़ दिया कि आज से भारतीयों के रीति रिवाजों में हम नहीं करेंगे। और ये तो हम लोगों ने देखा ही कि इनकी जो आपको ईसाई मिशनरियां थी वो बदमाशी करती थी, वो भारतीय स्थानीय देवी देवताओं का माखौल उड़ाती थी और जीसस क्राइस्ट को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास थी। तो इन सारी नीतियों को भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिया या कम कर दिया। खत्म तो नहीं करें, कहेंगे कम कर दिया, राइट। तो ये कुछ चीजें इस चैप्टर में गई थी। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता रखे हैं उनको एक बार आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक यही काम आप पिछले सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स के बारे में भी कर सकते हैं। और ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम लोग ऐसा हाईलाइट करके ही आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले चैप्टर में, विच विल बी चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।